जनता की बात करूंगा और व्यापारियों की बात करूंगा मैं। हाँ। अरे ये शासन चाहे किसी का भी रहा हो, स्थानीय समस्याएं किसी ने दूर नहीं की। वही नहीं आप विधायक जी से बहुत नाराज हो। बहुत हम मुद्दे पे बात करते हैं। चाहे सरकार कोई भी रही हो, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे आइए। आप विधायक से बहुत नाराज हैं। विधायक कोई भी सरकार अभी तक रही, विकास के नाम पे शहर में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, आप इतने साल तक बीजेपी 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 कहते रहे, कहीं गलती से मुंह से निकल तो नहीं जाता है बीएसपी बीजेपी बीएसपी बीजेपी? हमारे मन। अच्छा अभ्यास कर लेते हैं हम। नहीं राजेंद्र गुप्ता जी पहले बीजेपी में थे, अब बीएसपी में आए और बीएसपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कहा कि आप टिकट के लिए बीएसपी में आए हैं। अरे हम व्यापारी हैं साहब, हम देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। ये तो थी बरेली की बात। अब आज की हलचल। विनय कटियार पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा महिलाओं के लिए बीजेपी की सामने आई मानसिकता। प्रियंका गांधी पर विवादित बयान देने वाले विनय कटियार न्यूज 18 इंडिया के सवालों से भड़के। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शरद यादव के वोट और बेटी वाले बयान पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू बोले, विनय कटियार और शरद यादव की टिप्पणियां मंजूर नहीं। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का लखनऊ दफ्तर में हंगामा। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में शाहरुख खान बोले, कुछ भी करूं विवाद हो जाता है। सबसे बड़े दंगल में आज की हलचल है चंदे की चांदी से जुड़ी हुई। हर चुनाव में राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा काफी अहम होता है और इसी के दम पर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में ज्यादातर हिस्सा अघोषित आय का है। बीजेपी हो या कांग्रेस, बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय दल ही नहीं क्षेत्रीय दलों में भी अपने चंदे पर कोई टैक्स नहीं देना चाहता। अगर चंदा 20,000 रुपए से कम हो तो यह बताना भी जरूरी नहीं कि यह पैसा किसने दिया और कहां से आया। इसी का फायदा उठाकर राजनीतिक दल करोड़ों रुपया जमा कर लेते हैं और उसका कोई हिसाब किताब तक नहीं देते। गैर सरकारी संस्था एडीआर ने 6 राष्ट्रीय और 51 क्षेत्रीय दलों की आय की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में राजनीतिक दलों ने जो चंदा जुटाया उसके 70% हिस्से को 20,000 रुपए से कम का दिखाया। तो हमारा ये ख्याल है कि ब्लैक मनी देश में खत्म नहीं होगी। तो ब्लैक मनी डीमोनेटाइजेशन इनका असर तभी होगा जब पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट होगी। राजनीतिक दलों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उन्हें चंदे में काला धन मिलता है क्योंकि इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता। एडीआर ने 2004 से 2015 के बीच के 10 साल के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को पैसे का स्रोत न बताने वाली श्रेणी में 3,300 करोड़ रुपए मिले, जो कि उसकी आमदनी का 83% हिस्सा है। वहीं बीजेपी को 2,100 करोड़ रुपए मिले, जो उसकी कुल आमदनी का 64% हिस्सा है। इसी तरह समाजवादी पार्टी को मिले चंदे का 94% और अकाली दल को मिले चंदे की 86% आय अघोषित स्रोत से जमा हुई है। बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने पूरा 100% चंदा 20,000 से कम राशि का बताया और इसलिए उसे कोई ब्यौरा देने की जरूरत नहीं पड़ी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों की कुल घोषित आय 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए की आय का जरिया अघोषित है। इतना ही नहीं, अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियों ने 2004-2005 से अपने चंदे की रिपोर्ट तक नहीं जमा की। ऐसे में सवाल उठता है कि आम इंसान और गैर सरकारी संगठन अगर अपनी आय का पूरा ब्यौरा देते हैं तो फिर राजनीतिक दलों को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़े दंगल को जीतने के लिए पार्टियों को चाहिए पैसा, और यह पैसा आता है चंदे या दान से। आखिर क्यों राजनीतिक दल चंदे पर इतना निर्भर है? राजनीतिक दलों को आयकर से छूट मिली हुई है, हालांकि इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी होती है। चंदे का हिसाब किताब भी रखना होता है।
लेकिन 20,000 रुपए से कम चंदे की जानकारी देना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी नहीं है। सबसे बड़े दंगल जीतने के लिए राजनीतिक दल किस किस से चंदा ले सकते हैं और किससे दान लेने पर पाबंदी है, वो देखिए। राजनीतिक दल किसी से भी चंदा ले सकते हैं, व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दोनों से चंदा ले सकते हैं, विदेशी नागरिकों से भी चंदा ले सकते हैं। हालांकि सरकारी या फिर विदेशी कंपनियों से चंदा लेने पर रोक है। यहां तक कि अगर विदेशी कंपनी भारत में हो तब भी राजनीतिक पार्टियां चंदा नहीं ले सकती। सबसे बड़े दंगल में लड़ने के लिए आखिर राजनीतिक दल कितना चंदा ले सकते हैं? क्या उनके चंदे लेने की कोई सीमा तय है? कंपनियों के लिए अलग अलग प्रावधान है। 3 साल से कम समय वाली कंपनी राजनीतिक दल को चंदा नहीं दे सकती। कंपनी अपने सालाना मुनाफे का 5% तक चंदा दे सकती है। कंपनियों के लिए तो प्रावधान है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए चंदा लेने की कोई सीमा नहीं। सबसे बड़े दंगल में राजनीतिक दलों को चंदे का हिसाब किताब रखना पड़ता है। बावजूद इसके वो ब्यौरा राजनीतिक दल सार्वजनिक करने में आनाकानी करते हैं। एडीआर की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब ये पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पॉलिटिकल फंडिंग की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कई चीज़ों की ज़रूरत है और अब हमारा अगला स्टेप इसी में रहेगा। इनकम टैक्स को हम जवाब देते हैं, इनकम टैक्स पूछेगा, जवाब देंगे और जिनको बताना है उनको बताएंगे। हम लोग तो ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में हैं। अगर सरकार कोई भी इस तरह का कानून लाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। कई बार हम बोल चुके हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट हम लोग रखना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने तो हमेशा कहा है कि इलेक्शन सरकार को लड़ाना चाहिए। हम अपने प्रत्याशी चुने और सरकार उन्हें अपने खर्चे पे इलेक्शन लड़ाए। सबसे बड़े दंगल में आज की बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश से है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी पर बयान देकर बीजेपी नेता विनय कटियार ने मानो पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कटियार ने प्रियंका की तुलना अपनी पार्टी की महिला स्टार प्रचारकों से की, मगर इस दौरान उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो उनके लिए मुसीबत बन गए। प्रियंका को आप युवा बता रहे हो, तो ऐसे बहुत युवा हैं, युवतियां हैं, सुंदर हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार को यूपी में स्टार प्रचारक न बन पाने का दर्द खुलकर दुनिया के सामने आ गया। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका के बारे में उन्होंने ऐसी बेतुकी टिप्पणी कर दी जो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। प्रियंका के बारे में सवाल पूछने पर कटियार बोल गए कि बीजेपी के पास तो भीड़ जुटाने के लिए उनसे भी सुंदर महिलाएं हैं। प्रियंका को आप युवा बता रहे हो, तो ऐसे बहुत युवा हैं, युवतियां हैं, सुंदर हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं, तो बीजेपी में भी हैं, तो उनको भी भीड़ जुटाऊ हैं, कोई कमी है क्या? कटियार का सीधा हमला प्रियंका गांधी पर था, सो पूरी कांग्रेस ही लानत मलानत करने मैदान में उतर आई। कांग्रेस समेत तमाम दलों की महिला ब्रिगेड ने विनय कटियार को जमकर कोसा। कटियार ऐसा लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये उनका मानसिक दिवालापन दिखाता है। भाजपा कितना महिलाओं का सम्मान करती है हमने देखा है। महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में ये सब नारे देते हैं, लेकिन कहीं पर भी व्यक्तिगत अटैक करने से वो लोग रुकते नहीं हैं। जिनको लोग इस तरह देखते हैं कि हमारे नेता हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे, और वो महिलाओं के साथ हमें मतलब अपने काम को जोड़कर हमें टारगेट करते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं पर। प्रियंका पर कटियार के हमले का मुद्दा लेकर कांग्रेस तो महिला आयोग तक पहुंच गई। माहौल चुनावी है और कटियार ने प्रियंका पर निजी हमला कर बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने पीएम और अमित शाह से माफी की मांग कर दी। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अध्यक्ष अमित शाह जी को न केवल माफी मांगनी चाहिए, परंतु विनय कटियार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या विनय कटियार को अपने कहे पर कोई पछतावा है? न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में जब उन्हें बयान पर माफी मांगने की नसीहत दी गई तो वो भड़क गए और मैदान छोड़कर चले गए। मेरा राइट है सवाल पूछने का और मैं डंके की चोट पर सवाल पूछूंगा। कम वोट में। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विनय कटियार राज्यसभा सांसद हैं और अपने बेतुके बयानों के लिए कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। इस बार यूपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी ने उन्हें जगह नहीं दी है। तो क्या अपने नेताओं के ऐसे बयानों के सहारे बीजेपी सत्ता का ख्वाब देख रही है? यूपी के सबसे बड़े दंगल में कांग्रेस तो पूरे लाव लश्कर के साथ कटियार को घेरने उतरी, मगर खुद प्रियंका गांधी ने उनका नाम लेकर बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने सही कहा, उनके पास भी सुंदर स्टार प्रचारक है। अगर वो मेरी बहादुर, खूबसूरत और तमाम मुश्किलों से लड़कर इस मुकाम तक पहुंचने वाली सहयोगियों के बारे में सिर्फ यही सोचते हैं तो मुझे उन पर बहुत हंसी आती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आधी आबादी के बारे में बीजेपी की सोच को बेनकाब करता है।
सबसे बड़े दंगल में प्रियंका पर आंच आई तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा मैदान में उतरे। उन्होंने कटियार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। मैं बीजेपी सांसद विनय कटियार की महिलाओं से नफरत करने वाली और घटिया टिप्पणी सुनकर अचंभित हूं कि उनकी पार्टी में प्रियंका गांधी से भी सुंदर स्टार प्रचारक हैं। ये हमारे नेताओं की शर्मनाक सोच को बेनकाब करता है। हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें उपयोग की वस्तु समझने के बजाय समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। एक समाज के तौर पर हमें इसमें बदलाव लाना होगा। विनय कटियार को अपनी टिप्पणी पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। यूपी के सबसे बड़े दंगल में महिला स्टार प्रचारकों पर बयान देकर विनय कटियार मुश्किल में फंस गए हैं। दोनों पार्टियों में अगर स्टार प्रचारकों को देखें तो कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी हैं, वहीं बीजेपी के पास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। कांग्रेस के खेमे में अभिनेत्री नगमा हैं तो बीजेपी के पास ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हैं। कांग्रेस के लिए शोभा ओझा प्रचार करेंगी तो बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी प्रचार करेंगी। स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस के पास कुमारी शैलजा हैं तो बीजेपी के पास केंद्रीय मंत्री उमा भारती हैं। सबसे बड़े दंगल में प्रियंका पर बयान देकर विनय कटियार अकेले पड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने उनके बयान को व्यक्तिगत बताते हुए कहा कि प्रचार करने का अधिकार सबको है। विनय कटियार आपकी पार्टी के नेता है, उन्होंने प्रियंका गांधी का वैसी सुंदर चेहरे होने से क्या होता है, हमारे पास भी बहुत सुंदर चेहरे हैं। तो काफी लोग आवाज लगा रहे हैं कि ये महिला विरोधी बयान दे रहे हैं आपके नेता। विनय जी का व्यक्तिगत मत है। मैं समझता हूँ कि चुनाव प्रचार में पूरी आज़ादी है और प्रियंका जी हो या कोई हो, चुनाव प्रचार में समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और देश के हर नागरिक को उसमें हिस्सा लेने का अधिकार है। दंगल जारी है। ब्रेक के बाद देखेंगे बीजेपी को चुनाव के लिए फिर याद आए राम। यूपी का दंगल जीतने के लिए बीजेपी को एक बार फिर राम याद आ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चुनाव के बाद यूपी में राम मंदिर का निर्माण होगा। उनके इस बयान के बाद विरोधी बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दंगल में बीजेपी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है, उन्होंने सत्ता के लिए फिर राम मंदिर का राग अलापा है। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले मंदिर मुद्दे को हवा देकर मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर उछाल दिया है। हालांकि उन्हें इस मुद्दे को चुनाव से जोड़ने पर ऐतराज है। बीजेपी इसे आस्था का जामा पहनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का ख्वाब देख रही है। अखाड़ा परिषद का और सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा। इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। बीजेपी की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा उछला तो विरोधी दलों ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया। विरोधियों ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही बीजेपी को राम की याद आने लगती है। सिवाय लोगों को भ्रमित करने के, गुमराह करने के, अफवाह फैलाने के, यही उनका राजनीतिक चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को भी धोखा दे डाला। सच्चाई ये है कि हर बार जब चुनाव का समय उत्तर प्रदेश में आता है तो उन्हें राम मंदिर की याद आती है। लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं और वो इस बार फिर चुनाव के दौरान दोहरा रहे हैं, इसलिए इनको गंभीरता से न उत्तर प्रदेश के लोग लेते हैं न देश में कोई लेता है। राम के नाम पर घिरने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने उसी तरह की रटी रटाई सफाई दी जैसा फंसने के बाद हर नेता देता है। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उस बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से ही बीजेपी की कमजोर नस रहा है। वैसे मौर्य के इस बयान को बीजेपी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी के सामने बीजेपी पिछड़ा कार्ड तो खेल ही चुकी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि वो हिंदू ध्रुवीकरण का कार्ड भी गुपचुप खेल रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर पर बयान दिया तो कांग्रेस उनकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। कांग्रेस ने मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राम मंदिर को लेकर के जो बयान केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के चीफ है उन्होंने जो दिया है, उस पर क्या इलेक्शन कमीशन से आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी और बीजेपी पार्टी के खिलाफ भी। ये सरासर गलत बयान है, मॉडल कोर्ट के वायलेशन में तो है ही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जो 2 जनवरी को आया है उसके भी खिलाफ है। यूपी के सबसे बड़े दंगल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीएम पर वार से खूब हलचल हुई। लखीमपुर खीरी में रैली के दौरान अखिलेश ने अच्छे दिन, नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर पीएम पर निशाना साधा।
हम लोगों ने तो गर्मियों के दिन भी देख लिए, बरसात के दिन भी देख लिए, ठंड के दिन भी देख लिए, कोहरे वाले भी दिन देख लिए, तकलीफ वाले भी दिन देख लिए, लाइन में खड़े होकर के परेशानी वाले दिन भी देख लिए। बताओ अभी अच्छे दिन कहां मिलेंगे, ये बता दो हमें। और लाइन में कैसे लगाया बताओ आप। जिन साथियों पे 500,000 रुपए होंगे उन्हें न जाने कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। हालांकि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्होंने नोट बंद किए, लेकिन 1,500 को वापस करने में, सही पैसा लेने में भी भ्रष्टाचार हो गया। शहीद अगर कहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने देश को गुमराह कर दिया और पाकिस्तान से झगड़ा बता करके शहीद करा दिए लोग। हम तो पूछना चाहते हैं, बताओ शहीद अगर हुए हमारे जवान, उनके परिवारों की मदद क्या की है इन लोगों ने? देशभक्ति का नारा तो दिया, लेकिन बताओ मदद क्या की आपने? यूपी के दंगल में बीजेपी के लिए टिकट बंटवारा बड़ी परेशानी बन गया है। बीजेपी ने अपने घोषित उम्मीदवारों में बाहरी लोगों को तरजीह दी है। लंबे समय से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई नेता अपने समर्थकों के साथ पार्टी के विरोध में खड़े हो गए। आज लखनऊ में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी नाराज समर्थकों का विरोध देखने को मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में घुसकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है। खुद यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना पड़ा। यूपी के दंगल के लिए तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। नामांकन के दौरान कानपुर में एक शख्स फूट फूट कर रोने लगा। दरअसल रमाशंकर दीक्षित नाम का एक शख्स नामांकन के लिए आया था, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में ही नहीं था। जब इस बात का पता रमाशंकर को चला तो वह अधिकारियों के पास गया। सुनवाई न होने पर रमाशंकर वहीं बैठकर रोने लगा। उसका आरोप है कि विरोधियों ने जानबूझकर उसका नाम मतदाता सूची से ही गायब करवा दिया। उत्तराखंड चलते हैं, जहां सबसे बड़ा दंगल जीतने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किच्छा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। किच्छा के अलावा रावत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में रावत ने माना कि बहुमत बचाए रखने के लिए उन्हें अपने कई मंत्रियों की गलत मांग भी माननी पड़ी। मैं अभी आपके साथ कार्यकर्ताओं को इंटरेक्ट करते हुए देख रहा था, तो मैंने देखा कि आपने उनसे कहा कि 2.5 साल में हरीश रावत अब वो नहीं रहे जो थे। तो आप में कितना ट्रांसफॉर्म आया है सर भ्रष्टाचारियों के आस घिरे रहने से? एक मुख्यमंत्री के लिए अपना बहुमत बनाए रखना आवश्यक है। यदि आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, जब आपके पास संख्या बल नहीं होगा तो कहाँ से अच्छा कर पाएंगे आप, कहाँ से काम कर पाएंगे? तो इसलिए मुख्यमंत्री के लिए पहला संसदीय दायित्व यह है कि वो विधानसभा या लोकसभा में अपना बहुमत बना करके रखे। और बहुमत की लोग कीमत चाहते थे, लोग थोपते थे, गलत निर्णयों को थोपते थे, गलत कदम उठाते थे। अब हमको कहीं न कहीं सामंजस्य बिठाना पड़ता था, कहीं न कहीं उनके दुराग्रह को जो है आग्रह के रूप में स्वीकार करना पड़ता था। मैं दिल से कह रहा हूँ इस बात को। उत्तराखंड इसके लिए मुझे दंडित करना चाहे तो मुझे कबूल होगा दंड जो है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर नजर है आज वो हैं विनय कटियार और होंगे अमीश के साथ आर पार में।